हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 1 बड़े भाई साहब, ये स्पर्श भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है, गद्य खंड का बड़े भाई साहब, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। ये इसका पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है, जिसमें से कुछ हिस्सों को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई यानी मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। तो प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नामक गांव में जन्मे। धनपत राय ये उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से ये लेखन कार्य करते थे, और निजी व्यवहार के लिए, पर्सनली ये या कोई पत्राचार के लिए ये धनपत राय का प्रयोग ही करते थे। ये जो नाम था इनका धनपत राय, ये इनका नाम ही प्रयोग करते थे। उर्दू में प्रकाशित इनकी पहली कहानी है सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। फिर इन्होंने आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी की, इंस्पेक्टरी की, मैनेजरी के अलावा इन्होंने बाद में हंस, माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय के लिए वो मुंबई में भी रहे, लेकिन वो वहाँ उनको रास नहीं आई मुंबई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनाई गई हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चेतेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी जिसका मतलब होता है, परिपाटी का मतलब शैली या ढंग, तरीका, पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। तो आम आदमी के दुख दर्द को उन्होंने बहुत ही बखूबी से अपने रचनाओं में निखारा है, उतारा है। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की जो शैली है वो पूरी तरीके से बदल दी है। अपनी रचनाओं से उन्होंने लोगों के पात्रों को साहित्य में जगह दी है और उनके जीवन के बारे में, उन पर किस प्रकार से प्रताड़ना या उन पर किस प्रकार से लांछन उनको मिले, ये सारी बातें उन्होंने साहित्य में उतारा है। और 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी है वो मानसरोवर शीर्षक में संकलित की गई। ये मानसरोवर शीर्षक से ये 8 खंडों में संकलित हैं। उनमें से प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सबसे पहला गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। पाठ प्रवेश है। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूँ न टोकता। लेकिन
इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। तिरोहित यानी बदल जाता है। कि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर छोटा होता है घर में तो उसको बहुत वो ऐसा सोचता है कि इस काम को मत करो, उसको टोका भी जाता है। और ये कितनी बार हमें सुनने को भी मिलता है और इसी से मन में ये भी आता है कि काश हम बड़े होते तो हमें कोई ऐसे नहीं टोक पाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बड़े होते हैं उनको भी कई चीज़ें बहुत सोच समझकर करनी पड़ती है। कोई भी काम को वो बेधड़क नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी बताया गया है कि एक बड़े भाई हैं जो कि छोटे हैं, लेकिन उनसे भी छोटा एक भाई है जो कि कुछ सालों का डिफरेंस है उन दोनों में, लेकिन बड़े होने के नाते उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती हैं। अपेक्षाएं यानी उम्मीदें रखी जाती हैं। बड़ा होने के नाते वो खुद भी ऐसी ही कोशिश करते हैं, वो खुद भी ऐसा ही चाहते हैं कि वो ऐसा काम करे जिससे छोटे भाई के सामने वो एक मिसाल बने, एक आदर्श बने। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना लिखना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तालीम, शिक्षा। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। तो मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल ही बड़े थे, लेकिन वे मेरे ही उम्र में पढ़ना लिखना उन्होंने भी शुरू किया था जब छोटे भाई ने शुरू किया था। लेकिन शिक्षा के महत्व को वो बहुत जल्दी जल्दी या जल्दबाजी में पूरा करना नहीं पसंद करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बना सके, यानी इसकी जो नींव है शिक्षा की वो बहुत मजबूत रखना चाहते थे। ये कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने? जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो मकान कैसे अच्छा बनेगा? उसी तरीके से शिक्षा भी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे, यानी 5 साल का अंतर था। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह मतलब होता है डांटने का, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। मैं उनसे छोटा था और उन्हें पूरा हक था कि वो मुझे डांट सकते थे, और जन्मसिद्ध अधिकार भी था कि मेरी शालीनता इसी में है कि मैं उनके हुक्म को मानूं, कानून की तरह समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वो पढ़ने वाले व्यक्ति थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अपना मन लगाते थे वो। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। तो यहाँ पे बताया गया सामंजस्य का मतलब कोई तालमेल नहीं होता था जो ये ड्राइंग करते थे या फिर लिखते थे। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। मसलन यानी उदाहरण के तौर पर, इबारत का मतलब होता लेख।
मैंने उनकी कॉपी पर एक लेख देखा, स्पेशल अमीना भाई भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। जो ये लिखा था कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई, तो ये जो पहेली थी इसका ये अर्थ समझना चाहते थे इनके छोटे भाई, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ अपने बड़े भाई से। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात होती। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में, और उनकी बातों को समझना, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात होती। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। किसको? छोटे भाई को। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। तो कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे, गुस्से वाला रूप। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मैं चुप रहता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। तो जब भी मैं बाहर से खेल कर आता, हमेशा वो क्रोध से भरे हुए रहते और मुझसे पूछते कि इतने देर कहाँ थे, और मैं बस चुपचाप मुंह बंद करके सुनता रहता। लेकिन पता नहीं मैं ये क्यों नहीं कह पाता कि मैं बाहर खेल रहा था। नेक्स्ट है, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, एक शब्द नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, कि तुम कैसे व्यक्ति हो कि मुझको देखकर भी तुम्हें कोई सबक नहीं लेते। घोंगा यानी मूर्ख। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 ही साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादी या दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अब ये बड़े भाई समझाते हैं कि जो अंग्रेज़ी है, तुम क्या सोचते हो कि तुरंत से पढ़ लिया तुम्हें आ जाएगी? ये कोई हंसी खेल नहीं है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा नहीं है जो अंग्रेज़ी का विद्वान ऐसे ही बन जाए। मेहनत करना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, तभी जाके कोई विद्या आप सीख सकते हो, किसी के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और तुम कितने मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी ये सारी चीज़ें नहीं समझते हो कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आँखों से देखते हो, फिर भी तुम नहीं समझते हो।
तो ये तुम्हारी आंखों का ही कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, क्या तुमने मुझे कभी वहाँ जाते देखा? क्रिकेट हॉकी के आसपास भी भटकते तुमने देखा? मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, फिर भी एक ही दर्जे में 2-3 साल तक पढ़ा रहता हूँ। तो तुम खुद के लिए क्या आशा रखते हो कि तुम खेल कूद में अपना समय बिताओगे और तुम बहुत अच्छे दर्जे में चले जाओगे? तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से समय गंवाते हुए पछाड़ते रहोगे, या अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को नहीं हासिल कर पाओगे। सबक यानी सीख, कसूर यानी दोष होता है, मेहनत यानी मेहनत करना। हर्फ हमने देखा, हर्फ का मतलब होता है शब्द। नेक्स्ट है, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, मतलब उपदेश देने में निपुण थे, बहुत तेज थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मेरे बस में ही नहीं है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे तो चक्कर आ जाता है जितना इनके बड़े भाई करते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना देता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती कि खेलकूद नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ये इसने टाइम टेबल बना लिया। पहले तो इनके भाई ने इनको जब डांटा तो इनको लगा जब मेरे बस की बात नहीं है तो मैं यहाँ से लौट के चला जाता हूँ, घर ही चला जाता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये अपना इरादा बदलते और एक नया टाइम टेबल बनाते पढ़ने के लिए। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, पर उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। मतलब वो टाइम टेबल तो बना लिए हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर फिर से मिल जाता, क्योंकि टाइम टेबल बनाया और फिर से पढ़ाई की नहीं। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता ताकि डांट न सुने। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर भी ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती कि कब डांटने लग जाए। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। मतलब इतनी कोशिशें की लेकिन खेल कूद तो होना ही है, खेलना तो है ही। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी, जिसमें हमने देखा कि जो बड़े भाई साहब हैं हमेशा समझाते रहते हैं अपने छोटे भाई को शिक्षा का महत्व के बारे में, लेकिन छोटे भाई टाइम टेबल बनाने के बाद भी उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। वो जो आनंद है खेल का वो उनको अपनी ओर खींचता है और वो उस तरफ चले जाते हैं और फिर से अपने बड़े भाई से डांट सुनते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।